इसके बाद में अब देखना फिर आता है प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा, फिर आता है उद्देश्य प्रस्ताव, कब रखा, फिर आता है उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ। 4 प्रकार के प्रश्न, कितने प्रकार के प्रश्न, 4 प्रकार के प्रश्न। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ। यहाँ पर दोस्तों यानी कि सबसे पहला यानी प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान सभा द्वारा यानी भारतीय द्वारा यानी ये लिया गया है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से लिया गया प्रस्तावना का विचार, यानी प्रस्तावना कहां से ली गई यूं मानो, या फिर प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, कहां से लिया गया, अमेरिका यूएसए से। इसके बाद में प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। विचार लिया गया है अमेरिका से और भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। इस पे फोकस करना है, प्रस्तावना की भाषा। इसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा और किसने रखा, ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। उद्देश्य का जो प्रस्ताव रखा है 13 दिसंबर 1946 को, कब रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की तीसरी बैठक में, संविधान सभा की तीसरी बैठक में, समझ रहे हो ना। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और तीसरी संविधान की बैठक में। इसके बाद अब प्रश्न फिर आता है, प्रश्न ये आता है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव है जो पारित कब हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ है 22 जनवरी 1947 को। समझ गए नहीं। 3 प्रकार के प्रश्न है, 3 प्रकार के प्रश्नों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना का विचार कहां से, अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक में और जवाहरलाल नेहरू ने रखा। फिर आता है उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ है 22 जनवरी 1947 को। इस तरह से इसके बाद में अब ये प्रश्न आएगा आगे कि क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया है क्या, तो बिल्कुल कब किया गया, ये दिमाग लगाना है। अब देखना प्रस्तावना में संविधान संशोधन, धीरे धीरे देखो क्या होता है, क्या धीरे धीरे समझ में आएगा। एक बार आप वीडियो देखोगे, 2 बार देखोगे, इसके बाद में अपना स्वतः ही समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है प्रस्तावना में संविधान संशोधन, प्रस्तावना में संविधान संशोधन। प्रश्न कई बार है कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन एक भी बार हुआ है क्या, तो जी हाँ एक बार हुआ है। कितनी बार, एक बार, एक बार। प्रस्तावना, भारतीय प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ है, जी हाँ एक बार। कितनी बार हुआ है, एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार, उसमें प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी। इसके बाद में राष्ट्रपति कौन था, फखरुद्दीन अली। कौन था, फखरुद्दीन अली, ये था राष्ट्रपति। तो समझ गए ना, प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ केवल एक बार। कितनी बार, एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उस समय भारत का प्रधानमंत्री यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी
गांधी थी, राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली। इसमें संविधान संशोधन तो किया गया, लेकिन कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े। कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द। समझ रहे हो ना? कितने शब्द जोड़े? 3। कौन कौन से? यानी यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है एएसपी। शॉर्ट ट्रिक क्या है? एएसपी। ए का मतलब अखंडता, ए का मतलब अखंडता, स से होता है समाजवादी, और पी से क्या होता है? पंथ निरपेक्ष। तो जी हाँ दोस्तों, जो आप देख रहे होंगे 3 शब्द अखंडता, समाजवादी और ये पंथ निरपेक्ष, ये तीनों के तीनों शब्द जोड़े गए। ऐसा नहीं है कि मतलब ये मूल संविधान की प्रस्तावना में थे, मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली। इस प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, उसमें कितने शब्द जोड़े गए? 3, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन केवल एक बार हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपसे धीरे धीरे समझ आपको आ जाएगा, और कुछ तो आया ही होगा। तो इस तरीके से यानी धीरे धीरे 1 बार 2 बार, यानी दोस्तों हम जैसे वीडियो जो बना रहे हैं यहाँ पर आप केवल यहीं पर पढ़ोगे और आपको ये लगता है कि हाँ सब कुछ हमको यहीं से आ जाएगा, ऐसा नहीं। घर पे जाकर के अपना आधार बुक ही रहती है, उन पुस्तकों को टटोलो। हर एक पुस्तक में जो प्रस्तावना लिखी हुई है वही आएगी, ऐसा नहीं कि वहाँ पर अलग अलग प्रस्तावना लिखी, ऐसा तो है ही नहीं। जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वो का वही पुस्तकों में लिखा हुआ है, लेकिन बार बार रिविजन यानी अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाकर के। इसके बाद में यानी कि 5 शब्दों को मैं वापस उल्लेख कर रहा हूँ बहुत ही धीमी गति से, और उन 5 शब्दों को यानी जो प्रस्तावना में ले गए थे। पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर आता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। फिर आता है लोकतांत्रिक शब्द। फिर आता है गणराज्य। 1 2 3 4 और 5 ये शब्दों का क्रम ध्यान रखना। कई बार प्रस्तावना से जो प्रश्न पूछा गया, इस प्रस्तावना से प्रश्न पूछा गया है, यानी इनका क्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये इसी तरीके का क्रम आना चाहिए। ऐसा नहीं हो गणराज्य ऊपर चला जाए, समाजवादी नीचे चला जाए, लोकतांत्रिक ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको मैंने पहले से इनकी परिभाषाएं तो बताई दी है, लेकिन फिर एक बार वापस मैं बता रहा हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है भारत आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? भारत आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र। क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र। दूसरा शब्द आया गया है समाजवादी। भारत में समाजवादी, लोक तांत्रिक समाजवाद ये अपनाया गया। भारत में कौन सा समाजवाद अपनाया गया? लोकतांत्रिक समाजवाद, जो सबसे ज्यादा प्रभाव नेहरू का है। किसका ज्यादा सबसे प्रभाव होता है? नेहरू का। फिर आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष यानी कि अर्थ ये होता है भारत या उसके किसी भी राज्य को, भारत या उसके किसी भी राज्य को कोई, भारत या उसके किसी भी राज्य को किसी एक धर्म को
मानने की विशेष मान्यता नहीं। कहने का मतलब ये है सभी धर्मों को समान माना गया है। सभी धर्मों को समान, तो समझ गए होंगे दोस्तों। पंथ निरपेक्ष का मतलब, पंथ का मतलब होता है धर्म, पंथ का यानी धर्म होता है भारत या फिर किसी भी राज्य को किसी एक धर्म को मानने की विशेष मान्यता नहीं है। किसी एक धर्म को मानने की मान्यता नहीं है, यानी सभी धर्मों को समान। इसके बाद में लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब समझ गए होंगे जनता का, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए मतलब यानी कि जो संपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई है वो भारतीय जनता में की गई, क्योंकि भारतीय जनता में इसलिए प्रदान की गई है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि भारत के जितने भी जनप्रतिनिधि है वहां पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। गणराज्य, गणराज्य का मतलब ये होता है भारत में राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर, वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। तो गणराज्य का मतलब समझ गए होंगे आप, भारत में राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। ऐसा नहीं वहां पर वो शब्द देगा भारत में राष्ट्रपति वंशानुगत होता है, इट इज रॉन्ग। भारत में राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर के, वो वंशानुगत नहीं निर्वाचित होता है। इन्हीं शब्दों में आपको फोकस करना है। तो आप समझ गए होंगे 1 2 3 4 और 5, ये 5 के 5 शब्द इस तरीके से इसी क्रम में आने चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ाते हैं अपन। अब देखना आगे बढ़ाएंगे, इसमें आगे बढ़ाएंगे तो आगे किस तरीके से, यानी कि यहाँ पर किन किन शब्दों का उल्लेख है। इसके बाद में दोस्तों वापस यानी कि अपन आ रहे हैं वो 5 शब्दों का उल्लेख था। इसके बाद में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके बाद में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितनी स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 स्वतंत्रता कौन कौन सी, विचार, पहली कौन सी है, विचार। दूसरी है अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और लास्ट में है उपासना। तो न्याय कितने प्रकार के न्याय पर लेके, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके बाद में समानताएं, कितने प्रकार की समानताएं, सॉरी स्वतंत्रताएं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं, 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म। इसके बाद में समता या समानता, समता या समानता 2 प्रकार की, कौन कौन सी, एक है अवसर और दूसरी है प्रतिष्ठा की। मैंने आपको बोला ये संविधान में सिर्फ और सिर्फ शब्द ही इंपॉर्टेंट है, अगर शब्दों पे ध्यान नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में 3 शब्दों का फिर उल्लेख रहता है, 3 शब्दों के फिर उल्लेख रहता है, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। इसके बाद में राष्ट्रीय एकता, अखंडता। पहला शब्द ये व्यक्ति की गरिमा, दूसरा
अखंडता, इसके बाद में लास्ट आता है बंधुता। ये इन 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों समझ गए होंगे न्याय कितने प्रकार के न्याय बोले? 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कौन कौन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके बाद में समता या समानता 2 प्रकार की, अवसर और प्रतिष्ठा। इसके बाद में भी प्रस्तावना में इन शब्दों का उल्लेख किया गया है। इन शब्दों का उल्लेख व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और बंधुता। इसके बाद में भी यहाँ पर 3 शब्दों का फिर उल्लेख किया गया है कि यानी कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में एक शब्द का उल्लेख किया गया है स्वतंत्रता, फिर समता और तीसरा शब्द लिखा हुआ है बंधुता। ये जो तीनों के तीनों शब्दों का उल्लेख है ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से। जो न्याय के 3 शब्द उल्लेख है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये कहां से लिए गए हैं? रूस से। जो न्याय के जो 3 शब्द है ये लिए गए हैं रूस से। और जो तीन प्रकार की स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3 शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मालूम पड़ गया होगा आगे किस तरीके से। इसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, आपको समझ में आता ही होगा ऐसी उम्मीद है मेरी। और मेरा ये टारगेट है कुल मिला के कि आपका बेसिक चीज कंप्लीट होनी चाहिए। बस बेसिक में कंप्लीट कराऊंगा, बाकी आप पुस्तकों से और धीरे धीरे यानी इस तरीके से आगे बढ़ना। फिर आता है 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान। 3 शब्दों का उल्लेख है, ध्यान रखना ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगीकृत, नियमित और एक आता है आत्मर्पित। 3 शब्दों का उल्लेख है मैंने बोल दिया। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो अंगीकृत हुआ था, अधिनियमित हुआ था, आत्मर्पित। अंगीकृत का मतलब ये होता है स्वीकार। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार, अधिनियमित का मतलब होता है लागू और आत्मर्पित का मतलब होता है स्वयं को सौंपना। तो इस तरीके से इसके बाद में अब क्या होता है प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना में यानी कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं को ध्यान से देखना होगा। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का आधार। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का आधार। ये परिभाषा किसने दी? इसी तरीके से प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ये किसने बोला? इसके बाद में प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली, राजनीतिक कुंडली। इसके बाद में प्रस्तावना, इसके बाद में फिर आता है प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र। ये भी बोला है किसी ने, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र। देखो पहला बोला है प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का आधार, इसके बाद में बोला गया है प्रस्तावना संविधान की आत्मा, फिर बोला गया है प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र। इसके बाद में फिर बोला गया एक लास्ट में बोला गया है
प्रस्तावना संविधान की कुंजी, क्या बोलेंगे, कुंजी। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6 एक फिर आ जाता है प्रस्तावना संविधान की आत्मा। इसके बाद में एक शब्द आता है सुंदर गद्य पद्य, सुंदर गद्य पद्य और कुंजी, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया। देखना यानी कि यहाँ पर प्रस्तावना से संबंधित कुछ लोगों ने कथन कहे हैं। 5 परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन 5 परिभाषाओं को कैसे याद रखें, इन 5 परिभाषाओं को कैसे याद रखें। देखो यहाँ पर हर जगह प्रस्तावना प्रस्तावना, यानी आप लोग को शब्दों को पकड़ना। अगर शब्दों को पकड़ लिया तो आप सक्सेसफुल हो गए, अगर शब्दों को नहीं पकड़ा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस तरीके से शब्दों को प्रस्तावना, यानी यहाँ पर प्रस्तावना, ठीक है ना, प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का आधार। शब्द आता है दीर्घकालीन, दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबा समय। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का आधार है। दीर्घकालीन सपनों का आधार एक ही व्यक्ति ने बोला था। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का आधार एक ही व्यक्ति ने बोला था, अल्लादी कृष्ण अय्यर। किसने बोला था? अल्लादी कृष्ण अय्यर ने, अल्लादी कृष्ण अय्यर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का आधार, दीर्घकालीन सपनों का आधार ये बोला गया था, अल्लादी कृष्ण अय्यर ने बोला गया। फिर प्रश्न आता है सेकंड, प्रश्न सेकंड ये आता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, खाली आत्मा, केवल आत्मा शब्द का उल्लेख किया था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा ये बोला गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा बोला था। दीर्घकालीन सपनों का आधार अल्लादी कृष्ण अय्यर, आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली। शब्दों को पकड़ना, कुंडली, कौन सा शब्द? कुंडली पे फोकस करना। कुंडली कहां से स्टार्ट हो रही? क से स्टार्ट हो रही, सीधा सीधा KM मुंशी, KM मुंशी। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली, कुंडली बोला था मुंशी ने, दीर्घकालीन सपनों का आधार बोला था अल्लादी कृष्ण अय्यर ने। इसके बाद में आत्मा, आत्मा बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, इस पे फोकस करना है। परिचय पत्र, परिचय पत्र ये बोला था पालकी वाला, एक कोई लेखक था पालकी वाला या विद्वान था, उस पालकी वाले ने बोला था संविधान की जो प्रस्तावना है वो परिचय पत्र है। क्या बोला था? परिचय पत्र है। ये है पालकी वाला, पालकी वाला, पालकी वाला। पालकी वाला के आगे कोई भी शब्द लिखा होगा अपने को ध्यान नहीं, लेकिन पालकी वाला एक इसके बीच में यानी आता है, इसलिए पालकी वाला। इसके बाद में प्रस्तावना संविधान की कुंजी, क्या माना गया है? कुंजी। प्रस्तावना संविधान की कुंजी, प्रस्तावना संविधान की कुंजी, कुंजी पे फोकस करना। कुंजी एक शब्द एक ही विद्वान के लिए आता है, अर्नेस्ट बार्कर। इसके अलावा आता है अर्नेस्ट बार्कर के लिए, इसके लिए अर्नेस्ट बार्कर के लिए आता है। इसके बाद में प्रस्तावना संविधान की, इसके बाद में आता है, इसके बाद में आता है प्रस्तावना संविधान की आत्मा सुंदर गद्य पद्य कुंजी। ये आता है ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव की। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का आधार अल्लादी कृष्ण अय्यर, प्रस्तावना संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू, कुंडली KM मुंशी, परिचय पत्र पालकी वाला, संविधान की कुंजी, कुंजी शब्द अर्नेस्ट बार्कर, संविधान की, देखो यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, आत्मा सुंदर गद्य पद्य और कुंजी, तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया ठाकुरदास भार्गव। इस तरीके से दोस्तों इसके बाद में आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे में, लास्ट पॉइंट आ गया प्रस्तावना का। इसके बाद में अपन खत्म कर देंगे, बहुत ही जल्दी टॉपिक खत्म होने वाला है। इसके बाद में फिर पर डे यानी एक एक टॉपिक लेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब देखना यानी कि प्रस्तावना
बेरुबरी मामला 1960, पहला मामला ये। और दूसरा प्रस्तावना से संबंधित दूसरा मामला होता है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती इस तरीके से, यानी ये अपने को दिमाग में लगाना। पहला जो मामला है वो बेरुबरी मामला 1960 और दूसरा मामला है केशवानंद भारती। बेरुबरी मामला क्या कह रहा है? बेरुबरी मामला ये कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सीधा सीधा समझना, बेरुबरी मामला क्या कह रहा है? बेरुबरी मामला इस प्रस्तावना से संबंधित ये कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस पे फोकस करना, भाग नहीं है, भाग नहीं है, इस पे फोकस करना। इसके बाद में केशवानंद भारती जब 1973, ये क्षण भी इंपॉर्टेंट है, बेरुबरी 1960, केशवानंद 1973। केशवानंद भारती 1973 ये कह रहा है प्रस्तावना संविधान का भाग अब है। बेरुबरी क्या कह रहा है? भाग संविधान का भाग नहीं है। और केशवानंद भारती कह रहा है कि संविधान का भाग है। हमेशा ध्यान रखना, बेरुबरी मामला कहीं पर भी आएगा हमेशा नेगेटिव बात करेगा, और जो केशवानंद भारती आएगा हमेशा पॉजिटिव बात करेगा। तो यानी कि जो केशवानंद भारती बोल रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, भाग है यूं क्या। और इसके साथ में यहां पर बोला गया है कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। जब पहले संविधान का भाग नहीं था तो संशोधन नहीं कर सकते थे। जब केशवानंद भारती 1973 में संविधान प्रस्तावना है जो संविधान का भाग है, तो इसमें संशोधन किया सकता है। इस प्रकार से दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको संविधान में जो प्रस्तावना का टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर नहीं भी समझ में आया, जो मैंने पढ़ाया एक एक शब्द, एक एक लाइन को ईमानदारी से पुस्तकों के अंदर व्यवस्थित तरीके से पढ़ना। और जहाँ तक ये ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से पढ़ाए आपको समझ में आ जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।